चलिए, पावर कट हो गया था। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रोग्राम्स की। तो जो प्रोग्राम उन्होंने डिसाइड किया था उग्रवादियों ने, उनमें एक प्रोग्राम उनका था नेशनल एजुकेशन। और नेशनल एजुकेशन का उनका उद्देश्य ये था कि जो हमारा इंडियन कल्चर है, और जो हमारा इंडियन सिस्टम है, उन सिस्टम्स के अंदर भी इतनी वैल्यूज और इतना नॉलेज है कि उसको लेकर भी हम इंडियंस के अंदर एक नए प्रकार का नेशनलिज्म जागृत कर सकते हैं। जब उदारवादियों की बात करते हैं तो उदारवादियों ने क्या कहा था कि वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न कल्चर, उसके और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, उनकी बहुत तारीफ उन लोगों ने की थी। जबकि उग्रवादियों का ये मानना था कि जिन जिन वैल्यूज की, जिन जिन बातों की तारीफ उदारवादी कर रहे हैं, वो तो इंडिया के अंदर बरसों से हमारे जो पुराना लिटरेचर है, पुराने एपिक्स हैं, उनके अंदर भी वो सारी चीजें देखने को मिलती है। जरूरत क्या है कि केवल लोगों तक उन बातों को पहुंचाने की। तो वो कैसे पहुंचाएंगे? तो वो उसके लिए उन्होंने नेशनल एजुकेशन को बहुत ज्यादा फैलाने का प्रयास किया। आप लोगों ने पिछले साल बाल गंगाधर तिलक पढ़ा था, तब उन्होंने तिलक ने भी अपनी जो जो उनके 4 पिलर्स थे, उन 4 पिलर्स में नेशनल एजुकेशन को उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। तो ये जो पूरा नेशनल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था, उससे न केवल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज हिंदी को एक्सपांड करना उनका मोटिव था, बल्कि साथ ही साथ वो भारतीय संस्कृति को भी स्थापित करना चाहते थे। और जो एजुकेशन दी जाएगी उसके लिए वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर रखना चाहते थे। तो ये कुछ उनके प्रोग्राम्स थे, जिन प्रोग्राम्स के बेस पे उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को तय किया। एक और पॉइंट है, वो स्लाइड अभी मिस हो रही है। जो 8वां बिंदु हम लोग बता सकते हैं उग्रवादियों का, वो उनके गोल को लेकर है। उग्रवादियों ने एक बिल्कुल अलग तरह से अपनी स्ट्रेटेजी तय की और एक नया गोल उन्होंने फिक्स किया, एक नया टारगेट उन्होंने तय किया। हम लोग उदारवादियों की जब बात करते हैं तो उदारवादी डोमिनियन स्टेट्स को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। औपनिवेशिक स्वराज, औपनिवेशिक स्वराज का मतलब क्या था कि इंडियंस काम करेंगे लेकिन गाइडेंस कौन देगा? ब्रिटिश लोग। जो हायर अथॉरिटी होगी वो ब्रिटिश लोगों की होगी और उनकी गाइडेंस में, उनके कंट्रोल में रहते हुए इंडियंस के द्वारा पूरा शासन का संचालन किया जाएगा। ये डोमिनियन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट जो कि वो लिबरलिज्म के अंदर जितने भी मॉडरेट्स थे उनके द्वारा दिया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की, तो उनका ये मानना था कि हम तो पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से बाहर फेंकना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपना जो टारगेट तय किया वो था पूर्ण स्वराज्य, टोटल फ्रीडम। और इस पूर्ण स्वराज को लेकर ही अभी थोड़ी देर पहले हमने तिलक की एक कोटेशन की चर्चा की थी कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब हम बाय बोर्न इस फ्रीडम को लेकर पैदा होते हैं, तो हमें किसी भी सूरत में किसी के भी अधीन रहने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हम ब्रिटिश शासन को यहाँ से निकाल फेंकना चाहते हैं। तो ये एक 8वीं बात जो उन्होंने कही थी, उग्रवादियों ने अपना एक नया टारगेट फिक्स किया था। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक पूरा हुआ कि उग्रवादियों की विचारधारा क्या थी और उनके मेथड्स क्या थे। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक यहाँ देखने जा रहे हैं जिस पे कई बार प्रश्न आता है, और वो टॉपिक है लिबरलिज्म वर्सेस एक्सट्रीमिज्म। यानी कि उदारवाद और उग्रवाद के बीच का कंपेयर क्या है, उसके बीच की तुलना क्या है। मैं बहुत फास्ट चलूंगा क्योंकि मेरे बीच बीच में आपकी ये तुलना करी हुई है। स्क्रीन शायद पूरी नजर नहीं आ रही है आपको, एनीवे दिख रहा होगा। इसको हम लोग एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने कुछ एरियाज आपके सामने लिखे हैं और एरियाज में उदारवादियों की क्या सोच थी और उग्रवादियों की क्या सोच थी, वो हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहला जो एरिया है वो है गोल। उदारवादियों ने क्या गोल फिक्स किया था कि हम डोमिनियन स्टेट्स को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, औपनिवेशिक स्वशासन या औपनिवेशिक स्वराज्य को लाना चाहते हैं। उसके पीछे उनका अपना लॉजिक था कि भारतीय लोग मैच्योर नहीं है, उनमें अनुभव नहीं है और अभी तक वो उनका पार्टिसिपेशन इतना नहीं है पॉलिटिकल फंक्शंस के अंदर कि वो शासन को अच्छी तरह से रन कर सके। इसीलिए एक डोमिनियन स्टेट को इस्टेब्लिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक्सट्रीमिज्म के अंदर क्या गोल तय किया गया
कि हम टोटल फ्रीडम चाहते हैं, पूर्ण स्वराज्य की स्थापना होगी, उसके बिना हम लोग नहीं मानेंगे। दूसरा एरिया है मीन्स को लेकर, साधन को लेकर। उदारवादियों के साधन क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में हम ले सकते हैं रिक्वेस्ट लेटर, मेमोरेंडम, या उनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो, उसके माध्यम से वो अपनी बात ब्रिटिश लोगों के सामने रखते थे। लेकिन जब हम उग्रवादियों की बात करते हैं तो उनके मीन्स जो थे वो थोड़े एग्रेसिव मीन्स थे, जिसमें हम स्ट्राइक को ले सकते हैं, धरना को ले सकते हैं, या जो प्रदर्शन है, उग्र प्रदर्शन है, बाइकआउट बहिष्कार को ले सकते हैं, जिससे माहौल एक प्रकार से गर्म होता है, उग्रता जिसमें आती है। तो और उसी एग्रेशन के कारण एक ऐसा प्रेशर बिल्ड होता है जिससे सामने वाला जल्दी प्रभावित हो जाता है। तो ये उनका एक साधन को लेकर भी हम दोनों में अंतर बता सकते हैं। तीसरी बात, लीडरशिप को लेकर भी दोनों में डिफरेंसेस थे। जहां लिबरलिज्म के अंदर जो लीड करने वाले लोग थे वो एलिट क्लास के लोग थे, जिनका नंबर बहुत कम था, जो एजुकेटेड थे, जो फाइनेंशियली साउंड थे। वहीं जब हम एक्सट्रीमिज्म के अंदर बात करते हैं तो उनको इस इरा को लीड करने वाले लोग मिडिल क्लास के लोग थे, एजुकेटेड तो थे लेकिन वो इकोनॉमिकली उतने साउंड नहीं थे, और सोसाइटी के एक ऐसे क्लास को बिलोंग कर रहे थे जिसकी अप्रोच कॉमन मैन तक थी। तो ये एक और लीडरशिप को लेकर भी दोनों में डिफरेंसेस हम लोग बता सकते हैं। फिर कल्चर की अगर बात करें तो जहां लिबरलिज्म के अंदर वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न वैल्यूज, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन, इन सबको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया। हालांकि इंडियन कल्चर की उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं की लेकिन इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन का इग्नोरेंस लिबरलिज्म के अंदर देखा गया। जबकि हम उग्रवाद की जब बात करते हैं तो उन्होंने पूरी तरह से इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर फेथ रखा और कहा कि जो बातें वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में उदारवादियों को नजर आती है वो सारी वैल्यूज इंडियन कल्चर में भी है, इसलिए हमें इंडियन कल्चर को ही फॉलो भी करना चाहिए और उसको पुनः स्टेब्लिश भी करना चाहिए। जो एटीट्यूड ब्रिटिश रूल के था उसको लेकर भी हम दोनों में अंतर कर सकते हैं। उदारवादियों ने ब्रिटिश रूल को एक गुण, एक वरदान के रूप में माना। उनका क्या मानना था कि भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा को अंग्रेज लेकर आए, कम्युनिकेशन का मोड, ट्रांसपोर्ट का मोड, ये सब किसने स्टेब्लिश किया? ब्रिटिश शासन अगर नहीं होता तो शायद हमारे यहाँ रेल नहीं आती, शायद हमारे यहाँ रोड नेटवर्क नहीं बनते, शायद हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का तरीका डेवलप नहीं होता। तो ये सब, और एक जैसा जो एजुकेशन सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको, सिमिलर सिस्टम को डेवलप करने का क्रेडिट वो ब्रिटिशर्स को देते हैं, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश रूल को हमारे यहाँ पर वरदान माना था। लेकिन उग्रवादी क्या कहते हैं कि ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ वरदान नहीं था बल्कि अभिशाप, एक कर्स था। अभिशाप की सेंस में क्योंकि इन्होंने हमसे हमारी आजादी छीनी थी, हमसे हमारा शासन करने का अधिकार छीना था, और साथ ही साथ वो यहाँ पर केवल और केवल एक्सप्लॉयटेशन के लिए आए हैं। वो हर तरह से इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे इकोनॉमिक फील्ड हो, चाहे सोशल फील्ड हो, हर फील्ड में ब्रिटिशर्स का इंटरवेंशन है। और इसी कारण उनका जो एटीट्यूड है ब्रिटिशर्स का वो पॉजिटिव नहीं है, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या मानवीय संवेदनाओं के आधार पर सही नहीं है, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन को एक अभिशाप का नाम दिया था। फिर अगला एरिया हम बता सकते हैं डिफरेंस का, जस्टिस। तो उदारवादी क्या मानते थे कि ब्रिटिश लोग उनका बाय नेचर या बाय कैरेक्टर वो क्या है, वो जस्टिस को पसंद करते हैं और इंडियंस के साथ भी वो जस्टिस करेंगे। उसके लिए एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उग्रवादियों ने क्या माना कि ब्रिटिशर्स कभी भी इंडियंस के साथ जस्टिस नहीं करेंगे, उनका हमेशा यही मोटो रहेगा कि कैसे वो अपना इंटरेस्ट पूरा करें, और उस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी प्रकार का रिप्रेशन कर सकते हैं। वो उनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए जायज है, लेकिन इंडियंस के लिए वो उनके फेवर में नहीं है। इसीलिए उग्रवादी कभी भी ब्रिटिश जस्टिस के अंदर विश्वास नहीं करते थे। अगला जो एरिया हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं प्रोग्राम्स को लेकर, जो दोनों में डिफरेंस किया जाता है। उदारवादियों का अपना कोई सॉलिड बेस नहीं था प्रोग्राम का, वो केवल ब्रिटिशर्स के क्रिटिसाइज करते थे, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, और उनका टारगेट भी डोमिनियन स्टेट था, और उसको कैसे प्राप्त किया जाए उसका कोई एक रोड मैप, एक कोई ढांचा उनके पास नहीं था। लेकिन उग्रवादियों ने जो जो प्रोग्राम तय किए, अभी हमने डिस्कस किए थे,
वो ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे, उनको पूरी तरह से दुर्बल बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने स्वदेशी, बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन जैसे एक एजेंडे को तय किया और उस एजेंडे को एग्जीक्यूट करने का भी काम किया। तो प्रोग्राम को लेकर भी हम दोनों में डिफरेंसेस बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगली बात पार्टिसिपेशन को लेकर हम लोग कर सकते हैं कि हेलो हेलो हाँ सर। नेक्स्ट बात पार्टिसिपेशन को लेकर कर सकते हैं कि जब उदारवादियों की बात करते हैं तो उन्होंने पूरी तरह से कॉपरेशन की बात की थी ब्रिटिशर्स के साथ, लेकिन नॉन कॉपरेशन की पॉलिसी को फॉलो किया था उग्रवादियों ने, और उसी नॉन कॉपरेशन की पॉलिसी के तहत उन्होंने बाइकॉट और स्वदेशी मूवमेंट को भी रन किया। एक अगला एरिया है सैक्रिफाइस को लेकर, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, ये एलिट क्लास के लोग थे उदारवादी, और इसीलिए उन्होंने कभी भी ना तो डंडे खाए ना कभी वो जेल गए। एक तरह से जो पेन लेना चाहिए था वो पेन कभी उन्होंने लिया नहीं। वो अपनी जो उन्होंने अपना एक ओरा बना रखा था, अपना जो क्षेत्र बना रखा था, उसी में रखते हुए अपनी बात कह रहे थे। लेकिन जब हम उग्रवादियों की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय को देख लो, बाल गंगाधर तिलक को देख लो, विपिन चंद्र पाल को देख लो, कई बार डंडे खाए, कई बार जेल गए, कई बार अमानवीय व्यवहार सहे। तो जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया, वो सेक्रीफाइस की फीलिंग भी दोनों में अलग अलग देख सकते हैं। और एक लास्ट बात जो दोनों में डिफरेंस का हम बता सकते हैं वो है नेचर ऑफ मूवमेंट। आंदोलन की प्रकृति क्या थी? जब उदारवादियों ने आंदोलन रन किया था वो एक क्लास मूवमेंट था। क्लास मूवमेंट का मतलब कि उनका जो आंदोलन था वो केवल उच्च वर्ग तक फैला हुआ था। लेकिन जब उग्रवादियों ने आंदोलन को गति प्रदान की तो वो समाज के एक बड़े वर्ग तक फैला, तो वो क्लास मूवमेंट जो है वो एक्सपांड हुआ और वो मिडिल क्लास मूवमेंट के अंदर बदला। अभी भी ये पब्लिक मूवमेंट नहीं था, लेकिन जो मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन था लोगों का, उसके अंदर उसके नंबर में इंक्रीज हुआ, वो नंबर इंक्रीज हुआ, और लोगों तक नेशनलिज्म और नेशनल आइडिया का जो थॉट था वो बहुत ज्यादा फैला। तो ये एक आंदोलन की प्रकृति को लेकर भी हम दोनों में अंतर बता सकते हैं। तो अगर ये दो स्लाइड्स अगर आपको याद रह जाती हैं तो आप लोग इजीली दोनों में अंतर कर सकते हो। और ये एक 10 नंबर का कई बार प्रश्न आता है, इसलिए अच्छी तरह से इसको समझना भी जरूरी है। कोई सवाल हो तो फटाफट पूछ सकते हो आप लोग, समय कम है हमारे पास। सर बोलो सर, बॉयकॉट के चारों पॉइंट्स एक बार रिपीट कर दो ना सर। बॉयकॉट के अंदर तो एक सबसे पहली बात तो उन्होंने जो फॉरेन गुड्स थे, विदेशी वस्तुएं, उन वस्तुओं का बहिष्कार किया। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का बहिष्कार किया। जो दो तो इजी हैं। तीसरी बात जो नॉन पेड पोस्ट थी, मतलब जिनको हम कहते हैं ना ऐसे पद जिनका कोई भुगतान नहीं होगा। मैं यहाँ पे टीचर तो हूँ लेकिन मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, तो ऐसे जो नॉन पेड पोस्ट थे, जो अलग अलग कमीशन और काउंसिल्स के अंदर थे और जिस पर इंडियंस को रिक्रूट कर रखा था, उन नॉन पेड पोस्ट का भी बाइकआउट किया। और चौथी बात उन इंडियंस का जो फॉरेन गुड्स को यूज में ले रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, विदेशी सर्विसेज को यूज में ले रहे हैं, विदेशी कोर्ट में जा रहे हैं, तो उन सब जो